हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या क्या है। शुरू करते हैं पहला खबर से। भारतीय रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर का एक इलेक्ट्रिक इंजन बनाया है, जिसका नाम क्या है? वेग 12 बी, जिसे फ्रांस के माध्यम से बनाया गया। मतलब फ्रांस का एक कंपनी है, उसका नाम क्या है? MELP। कंपनी का नाम है MELP, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी कहाँ है? फ्रांस का है दोस्तों। और ये फ्रांस का कंपनी के साथ भारत का डील हुआ था मेक इन इंडिया के तहत, कि ये कंपनी जो है 800 ऐसे इंजन बनाएगा। और ये 775 जो इंजन है वो मेक इन इंडिया के थ्रू, मतलब कहाँ पर बनाएगा? भारत में बनाएगा। और 75 जो है वो कहाँ पे बनाएगा? वो फ्रांस में ही बना के यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा फ्रांस। तो इसके तहत जो इंजन है, पहला इंजन हमको डिलीवर हो चुका है। और ये क्या करता है कि ये इंजन जो है 120 किलोमीटर की रफ्तार से 60,000 टन, मतलब 60 लाख किलो वजन खींच सकता है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि का विषय है दोस्तों। और ये जो ट्रेन है, मतलब ये जो इंजन है, पहली बार चलाया जाएगा वो है क्या? रेलवे स्टेशन जो है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन से शिवपुरी रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है दोस्तों। शायद इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से लेके शिवपुरी रेलवे स्टेशन तक चलेगा। और इसका रफ्तार लगभग 120 किलोमीटर होगा। ठीक है, 60 लाख टन, 60 लाख किलो वजन ये खींचेगा। ठीक है, तो इंडियन रेलवे का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और उसके बाद हम लोग दूसरा खबर देखते हैं क्या बना है, कि हाल ही में त्साई इंग वेन ताइवान के नए राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, तो ताइवान कहाँ पर है दोस्तों? तो थोड़ा सा हम दिखाते हैं ताइवान कहाँ पे है और ये क्या कहानी है, इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले ये देखिए, हमारा प्यारा भारत है यहाँ पर, और यहाँ पर है ताइवान। चाइना के अंडरगत आता है ये। ठीक है, पूरे दुनिया 16 देशों को छोड़कर पूरी दुनिया इसको चाइना का ही पार्ट मानता है, भारत भी मानता है इसको। ठीक है, तो कहानी क्या है? तो कहानी कुछ इस तरह से है। कहाँ चला गया? कहानी कुछ इस तरह से है कि 17वीं ईस्वी में, ये 17वीं ईस्वी में क्या हुआ था कि 1624 से लेके 1661 तक यहाँ पर डच पोलैंड के लोग रहते थे। ठीक है, उसके बाद पोलैंड के लोग जब छोड़ दिए इस आइलैंड को, ठीक है, मतलब ये आइलैंड, ताइवान आइलैंड को छोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? चाइनीज लोग आने लगे और रहने लगे। इसके बाद चाइना और जापान का वार हुआ था 1895 में, हम लोग जानते हैं, जिसमें चाइना हार गया था। और चाइना का हारने के बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर जापान के कब्जे में ये आइलैंड आ गया था। और इसके बाद जापान उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ही इस पे शक्ति आ गई थी और सब जगह कब्जा करते जा रहा था। भारत पे भी ये आक्रमण कर चुका था। तो इस तरह से क्या हुआ था कि जापान अपना साम्राज्य फैला रहा था, और इसी बीच अमेरिका ने दो बम, लिटिल बॉय और फेटमैन नाम का दो बम कहाँ पर फोड़ा? जापान में, जिससे जापान क्या हुआ? सारा जहाँ जहाँ पे भी साम्राज्य था छोड़कर अपना देश की ओर लौटा, अपना देश को बचाने के लिए। इसी बीच क्या हुआ? ये इस आइलैंड ताइवान को छोड़कर चाइना का हवाले कर दिया। और फिर यहाँ पर क्या हुआ? चाइनीज लोग रहने लगे। और 1945 में क्या हुआ दोस्तों कि 1945 में चाइना का दो पार्टी था गवर्नमेंट का, जिसके बीच में झड़प हो गई, मतलब लोग में बहस हो गया। एक पार्टी था केएमटी पार्टी, और एक था एमएओ पार्टी। तो दोनों पार्टी के बीच में क्या हुआ कि यहाँ पर मतलब बहस हो गया। और इसमें क्या हुआ? एमएओ पार्टी का जो था माओ जेडांग, वो क्या था? कम्युनिस्ट विचारधारा का था। तो क्या हुआ कि ये केएमटी पार्टी के लोगों पर अत्याचार करने लगा। तो इससे हुआ क्या कि 1949 में यह बहुत ज़्यादा ही हो गया था। 1950 से पहले, मतलब 1946 तक ये बहुत ज़्यादा मतलब इस पे कहर ढा रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि केएमटी पार्टी के 14% लोग
मतलब चाइना का 14% लोग केएमटी पार्टी के अंतर्गत आते थे, जो वो इस आइलैंड में शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पर रहने लगे, और यहीं पर शासन व्यवस्था बनाई इन्होंने, और प्रॉपर तरीके से सरकार बनाई और शासन चलाने लगे। और 1949 में यहाँ चुनाव भी हुआ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और जिसमें क्या हुआ कि ये अपना देश को पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो था, ये चाइना, उसके अगेंस्ट में एक अलग देश बनाने के लिए ये अड़ गए, और इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये कहानी था दोस्तों। और इसके बाद दूसरे क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। दूसरा है कि चाइना गवर्नमेंट, ये तो हो गया। और दूसरा है कि बचत खाता ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी करने वाला पहला बैंक कौन बना है? महिंद्रा कोटक बैंक। महिंद्रा कोटक बैंक क्या कर रहा है? केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर जो होता है, केवाईसी जो होता है बैंक में खाता खुलवाने के समय, उसमें क्या क्या है, ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू केवाईसी करेंगे। सही है, बैंक जाएगा नहीं कोरोना वायरस का डर से कोई, तो ये सही तरीका है, इन्होंने अपना किया है। 500 फार्मूला रेस 2020 में क्या हुआ है? डेनी हैमलिने ने जीत हासिल की है दोस्तों। तो ये स्पोर्ट का खबर याद रखने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो खबर है वो कुछ इस तरह से है। हरियाणा राज्य ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान शुरू किया। क्या बोला कि हरियाणा सरकार बोला है कि जो जो कोविड-19 से लोगों को बचा रहा है उसको भी कोई डिजीज ना हो जाए, तो ये गड़बड़ है। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि एक टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसमें स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस के लिए टीका लगाया जाता है, जो H1N1। वो बोला है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाना जरूरी है, ताकि उसको कम से कम कोई दिक्कत ना आए, वह स्वस्थ रहे, तभी तो वो इलाज कर पाएंगे कोविड-19 के पेशेंट्स को। तो इसलिए ये कहा गया है, तो मतलब ये अभियान शुरू किया गया है। और इधर क्या है, नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में गोविंदो राजुलू चिंटाला को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। और ये नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये खबर था। और उसके बाद जो खबर बना है वो बना है, केंद्र सरकार ने कहा कोणार्क मंदिर को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने के लिए योजना बनाई। मतलब केंद्र सरकार बोला है, गवर्नमेंट हम लोग का, कि जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, पूरी उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है, इसमें इलेक्ट्रिक के जगह में सारा जो भी कार्य होगा इलेक्ट्रिक वर्क, वो सौर ऊर्जा से होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी के एक कदम में ये अच्छा इनिशिएटिव है। और ये जो है सूर्य मंदिर कोणार्क टेम्पल, इसका कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर जब यूरोपियन लोग यहाँ पर भारत व्यापार करने आते थे, तो यहाँ समुद्र तट से ही ये दिख जाता था। ब्लैक पेगोड़ा जो था, ये समुद्र तट से ही दिख जाता था। ये ब्लैक ब्लैक जो दिख जाता था समुद्र तट से, तो ये यूरोपियन लोग पहचान जाते थे कि ये तट सामने आ चुका है, और ये उड़ीसा का तट मतलब आ चुका है। तो इस तरह से ब्लैक ब्लैक दिखता था, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया था ब्लैक पेगोड़ा उन लोगों ने, जो अब तक भी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि 12 पहिए लगे हुए हैं, इधर 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 12 पहिए लगे हुए हैं। प्रॉपर तरीके से घोड़ा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, दिख नहीं रहा है, घोड़ा लगा हुआ है, और ये एकदम मतलब रथ की तरह है। तो इसको बोला जाता है कि सूर्यदेव का रथ है ये। और उसके बाद कुछ खबर इस तरह से बना है, हाल ही में कहा गया है कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कायरी जियो टेक्सटाइल सामग्री का उपयोग करेंगे। मतलब सरकार कहा है कि ये जो टेक्सटाइल है इसका यूज करेगा रोड बनाने में। टेक्सटाइल मतलब वही कपड़ा, और ये अलग तरीके का कपड़ा है कि इसमें क्या बोला है कि जो नारियल जहाँ प्रोड्यूस होता है वहां पर 7 राज्यों में तो 1664 किलोमीटर का ये सड़क बनाएगा। इसमें क्या होता है, नारियल का जो छिलका बच जाता है, जो वो नारियल की वजह से जो कचरा है, जो मतलब पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इससे क्या होता है कि नारियल का जो सन है, जो फाइबर जैसा संरचना होता है, उससे क्या होता है, टेक्सटाइल बनता है, मतलब क्लॉथ्स बनता है, बहुत सारा का कपड़ा बनता है। और उससे बोरा भी बनता है, जिसमें हम लोग धान उन रखते हैं, चावल धान। तो उस तरह का बोरा जो है वो बिछाया जाएगा
इसमें बाजरी के ऊपर मतलब कंकड़ जो रहता है इसके ऊपर बिछाया जाएगा और उसके ऊपर से फिर पिच दे के रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके एवज में कहा गया है कि मतलब ये पानी को सोख लेगा, जिससे सड़क का थोड़ा सा क्वालिटी जो अच्छा हो जाएगा और टिकाऊ हो जाएगा सड़क। तो यह सही इनिशिएटिव है, इसमें पोल्यूशन से भी बचाव होगा और ये सड़क का जो है वो उसका क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो सही इनिशिएटिव है, अगर ये हो गया तो अच्छी बात है। और उस तरह से फिर अगला क्वेश्चन आज, हाँ अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को असम के डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान में तेल की खोज के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। क्या है कि ये कंपनी जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 2016 में ही अप्लाई किया था, पर इसको क्या हुआ कि मिला नहीं था इसको लाइसेंस वहां पर खनन के लिए। कहाँ पर? डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। अरे नेशनल पार्क है तो वहां पर खनन का तो देगा नहीं पर्यावरण मंत्रालय ऑर्डर। लेकिन क्या किया है ना कि ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, ये एक्सटेंडेड ड्रिल टेक्निक का हवाला देते हुए कहा है कि हम नेशनल पार्क को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके बाहर से टेंजेंशियल ड्रिल करेंगे और यहाँ से तेल निकालेंगे। मतलब नेशनल पार्क यहाँ पर है, भाई लोग यहाँ से ड्रिल करेगा, ऐसे करके टेंजेंशियल यहाँ पहुँचेगा, गुफा बनाकर यहाँ से तेल निकालेगा। और यहाँ ऊपर में जो नेशनल पार्क में यहाँ पर घोड़ा मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये घोड़ा सबको छेड़छाड़ नहीं करेगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा और नेशनल पार्क सुरक्षित रहेगा और ये तेल निकाल। तो ऐसा करने पे क्या हुआ है कि असम सरकार इसको मान्यता दे दिया है कंपनी को कि ठीक है आप यहाँ से तेल ऑयल निकाल सकते हैं, खनन कर सकते हैं। और ये असम जो है ये इसका कुछ स्टैटिक जीके में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इस तरह से कि असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। और एक सिंग वाले गेंडे के लिए ये फेमस है, राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ मानस नामेरी जैसे राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। अतिरिक्त रूप से ये एनआरसी नहीं लागू करने वाला पहला राज्य था, एनआरसी के लिए यही सबसे ज्यादा बवाल हुआ था। यहाँ पर बोडोलैंड एग्रीमेंट भी हुआ था, जो यहाँ का असम सरकार के बीच और यहाँ पर बोडो समुदाय जो लोग रहते थे उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो इस तरह से था। और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या ये है ये भारत और मलेशिया के ताड़ का तेल खरीद फिर से शुरू हो गया। मतलब भारत जो है मलेशिया से ताड़ का तेल मतलब पाम ऑयल जो था वो लेता था यहाँ से। एक बात बता दूं कि भारत जो है पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, मतलब सबसे बड़ा आयातक देश है भारत। तो पाम ऑयल तो लेना तो कहीं से है, तो मलेशिया से लेता था पहले। तो क्या हुआ कि मलेशिया का जो प्राइम मिनिस्टर था पहले का, अब तो वो अपना पद खो दिए हैं। तो ये क्या हुआ था कि यूएन में भारत के खिलाफ बयान दिए थे कश्मीर मुद्दे पे, जिससे भारत क्या बोला था कि हम लोग रिफाइंड ऑयल नहीं लेंगे। मलेशिया रिफाइंड ऑयल बेचता था, मतलब सप्लाई करता था, तो ये नहीं लेंगे, भारत ने ऐसा कह दिया था। जिससे ये इसका मलेशिया का प्रधानमंत्री अपना मिनिस्ट्री पोस्ट खो दिए थे। और इसके बाद यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो मोहिद्दीन यासीन। तो क्या हुआ कि इसके बदले में हम लोग इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिए। तो अभी कोविड-19 का हवाला देते इंडोनेशिया ने कहा कि हम लोग ड्यूटी टैक्स बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत महामारी का ये प्रॉब्लम हो गया है और हम लोग का इससे एक्सपोर्ट में ड्यूटी टैक्स बढ़ाने से हम लोग का इकोनॉमिक में सुधार होगा। तो इसमें भारत अपना बचाव करते हुए कहा कि हम लोग इंडोनेशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे, बल्कि अब रिफाइंड ऑयल ही खरीदेंगे जो मलेशिया से खरीदेंगे। और मलेशिया सरकार के साथ जो डील हुआ उसमें कहा गया कि मलेशिया सरकार जो है, अब तो ये मोहिद्दीन यासीन है, ये प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के, तो ये इन्होंने कहा कि हम भारत के साथ डील करेंगे और सस्ते दामों पे हम इसको पाम ऑयल बेचेंगे। तो भारत ने क्या कहा है कि हम लोग जो है 10 लाख टन हर साल चावल भी आपको सप्लाई करेंगे। मतलब आप पाम ऑयल दीजिए और हम लोग चावल सप्लाई करेंगे। तो इंपोर्ट भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे, जिससे इकोनॉमिक ठीक होगा और हमको सस्ते में पाम ऑयल भी मिल जाएगा। तो ये सही इनिशिएटिव है, अच्छी है। और तो यहाँ तक कहानी खत्म हो गया ये। और इस तरह से तो दोस्तों क्या है कि पीडीएफ लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आप पढ़ सकते हैं खुद से।
आप सेव करके रख सकते हैं, एग्जाम में काम आएगा आपका। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। और अगर चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर दे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसा वीडियो मिलते रहे। यहाँ साइंस का भी वीडियो अपलोड किया जाता है, ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए साइंस जीएस जो है तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।